का है। उसके बाद रिसर्च बड़े लेवल की होती है, लेकिन काम सभी में एक ही होता है कि पहले इसमें रिसर्च प्रॉब्लम ली जाती है, हाइपोथेसिस बनाई जाती है। हाइपोथेसिस मतलब कि कुछ परिकल्पनाएं, पहले से ही कुछ कल्पना उसमें की जाती है कि आने वाले टाइम में या हम इस रिसर्च का जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से रखेंगे, कैसे डाटा लेंगे, कब लेंगे, इसका एक प्लानिंग करते हैं अपने माइंड में, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। रिसर्च डिजाइन के पूरा का पूरा अच्छे तरीके से डिजाइन पूरा खाका तैयार कर लिया जाता है कि इस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में मैं रिसर्च करूंगा, इन पेशेंट्स के ऊपर करूंगा या बच्चों पे करूंगा या स्कूल में करूंगा। कलेक्शन ऑफ डाटा, अब यहाँ पे फिर एक सर्वे मेथड को यूज कर लिया जाता है कि हमें इस मेथड के द्वारा हमें डाटा लेना है, तो उस मेथड को फिर यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। और जो भी हमें जिस भी एक्सरसाइज पे जो भी जिस भी चीज पे रिसर्च करनी है, उस रिसर्च को हम अप्लाई कर देते हैं। उस रिजल्ट को नोटिस किया जाता है 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, स्टार्टिंग में। तो उसको कलेक्शन ऑफ डाटा कहेंगे कि उनको आराम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनके रिपोर्ट्स क्या है, आप बीपी चेक कर रहे हो उनका, ईसीजी चेक कर रहे हो, एमआरआई कर रहे हो, इसको वो डाटा होगा कि हमारा उनको एक्चुअल में कितना बेनिफिट हमारी एक्सरसाइज से उसको मिल रहा है। एनालिसिस ऑफ डाटा, वो डाटा जब इकट्ठा हो जाएगा, आपके पास 20 या 30 लोग हैं जिनको आपने एक्सरसाइज करवाया, उनका डाटा आपके पास इकट्ठा हो गया कि किसी को थायराइड में फायदा हुआ, किसी को ईजी में, यानी कि सबको अलग अलग रिजल्ट आया होगा। अब उन सबको एनालाइज करना है, उस एनालाइज जब आप करोगे फिर आपको पता चल जाएगा किसी की प्रॉब्लम बढ़ी है, किसी की प्रॉब्लम कम हुई है। उसका जो निचोड़ होगा कि हाँ एक्चुअल में ही इस एक्सरसाइज का ये बेनिफिट मिला है या ये नुकसान हुआ है, वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, उसको कंक्लूजन कहेंगे। वो रिजल्ट होगा, उसको फिर हम पब्लिश कर देंगे, जनरलाइजेशन, कि हमने रिसर्च किया है, अब सब लोगों इसका फायदा उठाओ। गूगल की वेबसाइट भी है, गूगल सोलर, कि ऑलमोस्ट सारे जो जितने भी रिसर्चर होते हैं वो वहाँ पे अपने रिसर्च को पब्लिश कर देते हैं। आप भी अगर रिसर्च किसी की पढ़ना चाहो तो गूगल पे जाकर के गूगल सोलर आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे हजारों लोगों के रिसर्च जो कर चुके हैं ऑलरेडी, उनकी रिसर्च उस वेबसाइट पे जाके हमें मिल सकती है। और आप भी जब फ्यूचर में करोगे आप भी वहाँ पे अपलोड करोगे अपने रिसर्च, ताकि आपके रिसर्च का जो आने वाले टाइम में जो और जो लोग हैं वो उसका फायदा ले सके। तो ये तो मैंने कराया कि सिंपल रूप से, सामान्य रूप से 7 स्टेप्स है। अब मैं थोड़ा सा डीप पढ़ाता हूँ, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने 3-4 क्वेश्चन मैंने देखे हैं यहाँ से एग्जाम में आए हुए। हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसकी सीक्वेंस सीक्वेंस पूछी जाती है। तो ये मन में मत रखना कि 7 ही होते हैं, मैंने बोला है कि 7 प्रमुख होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, 7 प्रमुख हैं, 7 ही नहीं है। 8 भी होंगे, 10 भी होंगे, 50 भी होंगे, वो कोई फिक्स नहीं है। देखो यहाँ पे 8 स्टेप दिए हुए हैं ना, तो आप 7 ही रट्टा मत लगाना। हाँ लेकिन सीक्वेंस जरूर याद कर लेना, ये वाली सीक्वेंस बहुत आसान है, तो इसलिए इस सीरीज से याद कर लेना। बाकी डिफिकल्ट वाली सीरीज अपने आप ही याद हो जाएगी, पहले आसान वाली जब आपको याद होएगी तो। अब मैं डिफिकल्ट वाली आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट वाली से आता है पेपर में। बिल्कुल सीरीज में हम पढ़ेंगे हर चीज को, कि सीरीज में स्टेप वाइज हमें पढ़ना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7 एंड स्टेप। ये हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है, सेम इसी चीज को यहाँ पे मैंने हिंदी में दिया हुआ है। तो मैं आपको किस में पढ़ाऊँ, मैं इंग्लिश में पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आसान ही है इंग्लिश, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बाद में मैं हिंदी में पढ़ा दूंगा, सेम ये चीज यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि सबसे पहले चाहे हम प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, थीसिस बना रहे हैं, या फिर हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं, सबसे पहले कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को लेकर के आगे लिया जाता है। जैसे कि कल मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे कि आजकल जो चल रहा है सबसे ज्यादा, आजकल कोरोना चल रहा है पिछले 1.5 साल से, तो हजारों रिसर्चर कोरोना के ऊपर रिसर्च करने लग रहे हैं। सबका टॉपिक यही है कि कोरोना से मुक्ति, कोरोना से मुक्ति। कोई कहेगा कि प्राणायाम से कोरोना पे लाभ मिलता है, कोई बोलेगा कपालभाति से, कोई षटकर्म से, कोई बोलेगा आयुर्वेद की दवा से, कोई बोलेगा नेचुरोपैथी से। सब अपनी अपनी रिसर्च में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो आज की सबसे बड़ी समस्या कोरोना है उसका सोल्यूशन मिल जाए।
मतलब कि सबसे पहले कोई प्रॉब्लम ली जाती है कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने सिलेक्ट कर लिया कि कोरोना हमारी प्रॉब्लम है, कोरोना का हमें सोल्यूशन करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसको बोलते हैं साहित्य समीक्षा। मतलब कि अब हम देखेंगे कि इससे पहले कि किन किन लोगों ने रिसर्च कर लिया, कि ऐसे कितने लोग हैं जो कोरोना पे ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं और उनको क्या लाभ बेनिफिट मिला है। जैसे कि पतंजलि में रिसर्च किया था बाबा रामदेव जी ने, उनकी रिसर्च हम पढ़ेंगे कि उन्होंने किन किन पेशेंट्स पे क्या क्या उनको इफेक्ट पड़ा। और उनके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग, लगभग हर इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुई है कोरोना के ऊपर, तो हम उनका उनको नेट के ऊपर सारा डाटा मिल जाएगा। तो हम उनको पढ़ेंगे, उनको पढ़ेंगे तो क्या होगा ना, हमें आइडिया मिलेगा कि कैसे कौन से रिसर्च हो चुकी है और कौन सी रिसर्च नहीं हुई है। नहीं तो हम सेम रिसर्च करेंगे तो फिर वो टाइम वेस्टिंग वाली बात होगी और वो फिर पब्लिश भी नहीं होती। इसलिए डिफरेंट ली जाती है हमेशा कि हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि उद्देश्यों का निरूपण। ये क्वेश्चन पेपर में मैंने कल बताया था, कल यहाँ से क्वेश्चन आया था पेपर में कि ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, कथनात्मक रूप में, स्टेटमेंट फॉर्म में होना चाहिए। और जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्वेश्चनिंग फॉर्म में होनी चाहिए। ध्यान रखना, प्रॉब्लम हमेशा क्वेश्चनिंग फॉर्म में होती है और जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है वो हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में होती है। स्टेटमेंट, जैसे कि मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या है, क्या योग का प्रभाव कोरोना पे पड़ता है, क्या, क्वेश्चन बन गया ना, कि क्वेश्चन फॉर्म में हम एक प्रॉब्लम को हमने रख दिया। अच्छा, क्या हलासन का प्रभाव थायराइड पे पड़ता है। इनकी रिसर्च प्रॉब्लम हमेशा क्वेश्चनिंग में होती है और जो उद्देश्य होते हैं इनके स्पष्ट होते हैं। हाँ, योग से कोरोना में लाभ मिलेगा, स्टेटमेंट बिल्कुल फॉरवर्ड, बेनिफिट मिलेगा इसलिए तो मैं कर रहा हूँ रिसर्च। अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो मैं क्यों अपना टाइम और अपनी मनी लॉस करूं। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। आइडेंटिफाई रिसर्च वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं, चर जिनमें बदलाव हो सकता है। मुख्य रूप से दो चर होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं, तो जो डिपेंडेंट होते हैं और जो इंडिपेंडेंट, जैसे कि टीचर्स, और अगर हम स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं तो टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इस चार्ट में हाइपोथेसिस को यहाँ पे रख दिया गया, जबकि इसमें हाइपोथेसिस को हमने अलग से मेंशन किया था, तो कंफ्यूज मत होना। मेन सीक्वेंस है, पहले प्रॉब्लम, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, वेरिएबल्स, फिर हाइपोथेसिस, ये सीरीज जरूरी है। इसके बाद में अगला सीरीज आएगा, ये रहा रिसर्च डिजाइन। देखिए यहाँ पर भी वही सीरीज फॉलो किया गया, प्रॉब्लम, यहाँ पे लिटरेचर को छोड़ दिया गया, लेकिन वो आप बाद में मैंने बता दिया, आप वहां से नोट कर लेंगे। हाइपोथेसिस, देखो रिसर्च डिजाइन, मेन सीरीज वही होगी। यहाँ पर भी हाइपोथेसिस के बाद में रिसर्च डिजाइन आई है। रिसर्च डिजाइन मतलब कि पूरा खाका तैयार करेंगे कि हमने रिसर्च प्रॉब्लम लिया कि क्या योग से कोरोना में लाभ मिलेगा। ठीक है, अब हम उसका पूरा खाका तैयार कर लेंगे। ठीक है, अच्छा मैं कोरोना पॉजिटिव वालों को योगा कराऊंगा, अच्छा कराऊंगा तो कौन सी योगा कराऊंगा, पूरा खाका तैयार होएगा। कहाँ कराऊंगा, कितनी देर कराऊंगा, 10 मिनट कराऊंगा, आधे घंटे कराऊंगा, सुबह कराऊंगा, शाम को कराऊंगा, डेली कराऊंगा, 5 डेज कराऊंगा, 3 डेज कराऊंगा, पूरा डाटा हर तरीके से उसको तैयार कर लेंगे। कि प्रॉब्लम स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाना चाहिए कि आप कैसे करोगे। 3 महीने में आप करने वाले हो, 6 महीने में करने वाले हो, पूरा जो खाका है वो रिसर्च डिजाइन में आएगा। स्टडी डिजाइन कि आप एक्सपेरिमेंटल करोगे या नॉन एक्सपेरिमेंटल करोगे। मतलब कि जैसे कोरोना, ये तो एक्सपेरिमेंटल ही हो सकती है रिसर्च, कि इस पे हम मेडिकली, जैसे कि कोरोना की क्या लंग्स टेस्ट होता है इसका, है लंग्स की जो ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी एनर्जी है, या फिर इम्यूनिटी की जो चेकअप होता है, इम्यूनिटी कैसे बिल्ड करें, वो चेक हम इसमें ले सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत आ जाएगा। नॉन एक्सपेरिमेंटल में कुछ और होती हैं चीजें। डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट के रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि अभी हमने यहाँ पे ले लिया कि अभी हम कोरोना का हमने प्रॉब्लम ले रखी है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कोरोना लंग्स की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है। अब हमें क्या क्या चाहिए इंस्ट्रूमेंट, हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बताए, है ना, कि हमारे एल्वोलाई की क्या पोजीशन है। एक्सरे इसमें आएगा, क्योंकि सामान्य रूप से एक्सरे का भी लिया जाता है। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो लंग्स की कैपेसिटी को बताए, मतलब कि वो डाटा हम कैसे कलेक्ट करें,
कैसे में पता चलेगा कि हमारी एक्सरसाइजेस को बेनिफिट मिल रहा है? उन इंस्ट्रूमेंट्स को प्लान करना। जैसे हार्ट की रिसर्च करेंगे तो हम हार्ट के लिए सामान्य रूप से ईसीजी टेस्ट होता है और बीपी की मशीन होती है, वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। डायबिटीज के लिए डायबिटीज की मशीन होती है। तो इसीलिए जोन सी हमारी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम के हिसाब से हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की कौन से इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करने हैं, उन चीजों को हम यहाँ पे प्लान करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे या फिर रेंट पे लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो हमारे पास होने चाहिए। सिलेक्ट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग आगे हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आया पेपर में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इनको आगे हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी मतलब कि जहाँ पे सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, एक में बिल्कुल कम होती है, इस तरीके से। सैंपल का डिजाइन तैयार कर लेंगे। पांचवा जो है रिसर्च प्रपोजल, कि एक जैसे कि मैं रिसर्च तैयार कर रहा हूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जाके बोलूंगा कि देखिए मैंने इतनी सारी चीजें मैंने तैयार कर लिया है और मैं कोरोना के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, आप मुझे अप्रूवल दे दीजिए। फिर वो आपको अप्रूवल देंगे और वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या करोगे, आपके पास उचित पैसे हैं, आपके पास टाइम है क्या, या पैसे नहीं है तो उस फंड को आप कैसे इकट्ठा करोगे, किसी संस्था से लोगे या आईसीएमआर से लोगे, कहाँ से आप लोगे, कोई डोनेशन देगा आपको या आप सारा पैसा आप खुद ही लगाओगे अपनी जेब से। मतलब कि इस टाइप का ही रिसर्च प्रपोजल में होता है। हम राइटिंग में इन चीज को या तो अपने पास रखते हैं या फिर जिस संस्थान को, जो संस्थान ऑर्गेनाइजेशन जो हमें सपोर्ट करती है, हम उसको राइटिंग वर्क में इसको लिख के देते हैं कि इस तरीके से मुझे ये चीज चाहिए, आप मेरी सहायता करो ताकि मैं अपनी रिसर्च अच्छे तरीके से कर सकूं। ठीक है, अब सहायता भी हो गई। अब अगला स्टेप आ गया रिसर्च डाटा कलेक्शन। अब हम चले गए अब हम चले गए हॉस्पिटल में, वहां पे कोरोना पॉजिटिव में से मरीज बैठे हुए हैं। अब वहां पे अब हम देखेंगे कि कौन सी हमें मेथड हमें यूज करना है। हमने उनको योगा करवा दिया, ठीक है जी। अब योगा करवा के अब उनका सैंपलिंग कैसे लेंगे, डाटा डाटा या तो हम इंस्ट्रूमेंट से लेंगे, ये मेथड होते हैं ऑब्जर्वेशन, हम उनको देखेंगे हाँ रिजल्ट आ रहा है क्या। इंटरव्यू, हम उनसे बात करेंगे, बात करके पूछेंगे कि क्या हाँ आपको एक्चुअली बेनिफिट मिल रहा है क्या, या फिर क्वेश्चनिंग फॉर्म में एक पर्चा दे देंगे उनको, भी आप लिखो। पहले दिन का पर्चा, 15 दिन के बाद का पर्चा, 1 महीने का पर्चा मैच करेंगे, अपने आप रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। हाँ जरूरी है कि वो पेशेंट ऑनेस्टली उस फॉर्म को भरे। ठीक है, इस तरीके से ही होता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7 पे। इसमें क्या होता है, अब हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है, सबके पेपर आ गए हमारे पास कि 20 पेशेंट पे हमने रिसर्च किया था, उनकी सबका डाटा आ गया है कि एक को तो बेनिफिट मिल गया, एक का केस और बिगड़ गया, तो एक पूरा एवरेज आ गई हमारे पास। अब उसके बाद क्या करेंगे, सारे के सारे पेपर को एक जगह पे रख देंगे और फिर देखेंगे कि कितने ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिला है, कितनों को नुकसान मिला है, उसको एनालाइज करेंगे। और सामान्य रूप से मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला लगाते हैं कि उसको एक सीक्वेंस में रख देते हैं, फिर बीच का एक उठा लेते हैं कि हाँ ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिला है, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ बेनिफिट मिलता है। ये मेरी रिसर्च कहती है कि 20 लोगों को मैंने कराया, 20 लोगों में से 15 लोग ठीक हो गए, 5 लोगों में कुछ सुधार है कुछ कमी है, तो एक रिजल्ट आएगा ना। फिर उसको हम पब्लिश कर देंगे। और अपनी हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब कि ये रहा यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में, यहाँ पे जो हमने प्लान किया था उसके साथ हम मैच करेंगे, क्या जो हमने सोचा था जितने लोगों को बेनिफिट मिलना था क्या एक्चुअल में मिला। फिर हम मैच करेंगे कि हाँ एक्चुअल में या तो कम मिला या ज्यादा मिला, या जितना सोचा था उतना ही मिला। ये टेस्टिंग होता है। और एक्चुअल में ये भी आप नोट कर लेना कि रिसर्च में हाइपोथेसिस कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती। बिना हाइपोथेसिस के भी रिसर्च हो सकती है, लेकिन अगर हम हाइपोथेसिस करते हैं तो रिजल्ट जो हमारी रिसर्च होती है उसकी क्वालिटी में निखार आता है, बढ़ती है क्वालिटी। तो इसलिए हाइपोथेसिस करनी चाहिए, लेकिन साइंटिफिकली रिसर्च में कोई जरूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस करना ही करना है। ये सिर्फ हम अपनी सरलता के लिए करते हैं हाइपोथेसिस को। अब रिजल्ट आ गया, ठीक है जी। अब जनरलाइजेशन, अब सब में बांट दिया वो रिजल्ट। अब उसको हमने पेपर में पब्लिश करा दिया, मैगजीन में प्रिंट करवा दिया है, यूजीसी की उसमें दे दिया कि देखो ये हमारा रिजल्ट आया है, मैंने इतने लोगों को ठीक किया। जैसे रामदेव जी ने रिजल्ट किया था, याद आया, रामदेव जी ने फिर मीडिया के सामने आए
और बोले कि मैंने पतंजलि अनुसंधान में रिसर्च किया, इतना का फायदा हुआ, उन्होंने मीडिया में आके खुला बोल दिया। या तो आप डायरेक्ट मीडिया में आके बोल दो, या फिर उसकी रिपोर्ट रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी। रिपोर्ट फिर कहीं पे सबमिट करो, आईसीएमआर ऑफिस है वहां पे सबमिट करो, जो भी रिसर्च के बड़े बड़े अनुसंधान है वहां पे जाकर के उसको सबमिट किया जाता है। और ये इसकी भी सीक्वेंस होती है कि कैसे हमें बुक को लिखना है उसको, कि पेज स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, बिब्लियोग्राफी क्या होगी उसमें, अपेंडिक्स मतलब कि रेफरेंसेस क्या होंगे उसमें। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, डिटेल में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ओवरव्यू आपको समझ आया होगा कि पूरी रिसर्च में हमें क्या करना है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। रिसर्च प्रॉब्लम है मेन, हाइपोथेसिस है, डिजाइन है, इंस्ट्रूमेंट्स है, सैम्पलिंग होगा, सैम्पलिंग मेथड लेते हैं, प्रपोजल होता है, डाटा कलेक्शन होता है, डाटा जो आया है उसको एनालाइजेशन होता है, उसका रिजल्ट निकाला जाएगा, उसको जनरलाइज करेंगे, और जो मेन जो निष्कर्ष निकला है उस पर हम रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे। उस रिपोर्ट के भी अलग अलग नियम होते हैं कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, है उन सब चीजों को हमें मेंशन करना होता है। ये है कंप्लीट रिसर्च। आगे हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे सभी इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमेंगी। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि पूरी रिसर्च में क्या हम करेंगे। अब इन हर चीज को मैं गहराई में आपको धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा। यही पीछे वाला इंग्लिश में था, सेम यही चीज यहाँ पे हिंदी में है। आप हिंदी वाले यहाँ से हिंदी में पढ़ लेंगे। प्रदत्त का मतलब डाटा होता है, आंकड़े। इस चीज को ध्यान रख लेना। प्रदत्त शब्द चर यानी कि वेरिएबल, उपकला यानी हाइपोथेसिस। एक एक स्टेप बिल्कुल सेम कॉपी दिया हुआ है, आप इंग्लिश ट्रांसलेशन डायरेक्ट पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी यहाँ से। ठीक है, आज का टॉपिक है मेरा आपको ये वाला करवाना, पॉजिटिविज्म और, अच्छा कंस्ट्रक्टिविज्म आ गया। अच्छा, नॉन पॉजिटिविज्म ये लेना था मैंने, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये शब्द शायद आपने पहली बार सुना होगा। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता पेपर में, तो आज की आप क्लास ध्यान से सुन लेना, वो एक क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। पॉजिटिविज्म को बोलते हैं प्रत्यक्षवाद, दर्शन से रिलेटेड है। रोहित सर आपको दर्शन भी पढ़ा रहे हैं ना, दर्शन से संबंधित, जैसे कि सांख्य दर्शन में आता है तत्व मीमांसा, न्याय दर्शन में वो न्याय की बातें करता है कि भैया जो हमारे बुद्धि को जो सुट करेगी हम उसी चीज को मानेंगे, बाकी चीजों को हम नहीं मानेंगे, है ना, ऐसा बातें की जाती है दर्शन शास्त्र में। और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है कि इसको बोलते हैं उत्तर, इसको पॉजिटिविज्म को हमने प्रत्यक्षवाद यानी कि उत्तर प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म को बोला प्रत्यक्षवाद और पोस्ट पॉजिटिविज्म को बोला उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो इन दोनों चीजों में क्या अंतर है, क्या समानता है, कौन सी ज्यादा बेहतर है इन दोनों में, आज हम वही पढ़ेंगे। और पेपर में भी वही आता है कि इन दोनों में से कुछ भी दे देगा और बताएगा डिडक्टिव किस में आएगा, इंडक्टिव किस में आएगा, साइंटिफिक कौन सी है, कौन सी सेंचुरी में बनी, 19th सेंचुरी में कौन सा आया, 20th सेंचुरी में कौन सा आया, कौन सा साइंटिस्ट था, और इसमें क्या होता है, ये चीजें आएंगी पेपर में। उन चीजों का मैंने चार्ट बना दिया है, मैं आपको भी पढ़ा दूंगा। तो ये पॉजिटिविज्म का मैं बता देता हूँ आपको। जो रिसर्च हम करते हैं, पॉजिटिविज्म प्योरली साइंटिफिक है, ये सिर्फ साइंस को मानती है, कि साइंटिफिक बोलती है कि कोई भी चीज हो, ये इसके जो फादर ऑफ पॉजिटिविज्म है ये हैं अगस्त कोमटे। इस नाम को आप ध्यान कर लेना, अगस्त कोमटे, यानी कि इसने इन्होंने रिसर्च किया 1798 से 1857, यानी कि 19वीं सेंचुरी आएगा। 19th सेंचुरी में पॉजिटिविज्म के ऊपर वर्क हुआ, और किसने किया, अगस्त कॉमेटी ने किया। अगस्त कॉमेटी को ही फादर ऑफ पॉजिटिविज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है। ये बोलती है कि अगर कोई चीज है यानी कि जो विज्ञान के दृष्टिकोण में सत्य साबित होगी हम उसको मानेंगे, इसके अलावा हम किसी चीज पे विश्वास नहीं करेंगे। तो ये इसकी थ्योरी रही है।
देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ सोसाइटी दैट रिलीव्स स्पेसिफिकली ऑन साइंटिफिक एविडेंस, सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस को ही मान्यता यहाँ पे दी गई है। जैसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा कोई निष्कर्ष निकालना, उसको मानेंगे हम। स्टेटिकली मतलब कि डाटा इकट्ठा किया गया, उसको मानेंगे। टू रिवल ए ट्रू नेचर ऑफ, यानी कि वास्तविकता, एक्चुअलिटी को हम इसमें लेंगे साइंस के दृष्टिकोण से। लेकिन साइंस शब्द याद रखना है, इसमें साइंटिफिक मुख्य है यहाँ पे। तो ये पॉजिटिविज्म का सिद्धांत रहा है कि इस तरीके से जो प्रत्यक्षवाद आगे कार्य करता है, प्रत्यक्षवाद की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत, इस पे चलता है। तो दूसरा जो है नॉन, नॉन नहीं आएगा, पोस्ट, हाँ ठीक है, नॉन भी लिख सकते हैं, मेन यहाँ पे पोस्ट होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस है, वो इसके थोड़ा सा भिन्न है। इन दोनों में ये अंतर है, देखिए पॉजिटिविज्म ने कहा कि हम सिर्फ साइंटिफिक चीजों को मानेंगे, और पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि नहीं, साइंस भी गलत हो सकती है। ये बोलते हैं कि सीधा का सीधा कि कोई जरूरी नहीं है कि साइंस भी 100% सही हो, क्योंकि आपने देखा होगा थ्योरी भी बदलती रहती है। बिग बैंग की थ्योरी आई, बिग बैंग की थ्योरी ने क्या कहा, उन्होंने बताया कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ है, और इतने साल, इतने बिलियन वर्ष के बाद में ये सृष्टि का नाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। बिग बैंग की थ्योरी थी वो। अब बाद में उस थ्योरी को फेल कर दिया गया, उस टाइम वो साइंटिफिक थी। लेकिन नॉन पॉजिटिविज्म कहता है कि कोई भी थ्योरी हो पूरी तरीके से सच नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हमेशा ही रहेगी। और ये तो बोलती है कि बिलीव्स भी, इंट्यूशन के नाम भी कुछ होती है। साइंस इंट्यूशन को नहीं मानती, मतलब कि मेरा ऐसा मानना है, ऐसा होना चाहिए, ये साइंटिफिक चीजों में नहीं आता। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म में ऐसा होता है। तो उन चीजों को मैं अभी आपको नोट से पढ़ाता हूँ डिटेल में। ये ओवरव्यू मैंने आपको दिया, अब हम गहराई से इन चीजों को पढ़ते हैं। अच्छा, अरे मैंने खोला ही नहीं नोट्स, सॉरी। मैं भी नोट्स खोलता हूँ, तब तक आप मुझे, कोई मुझे बताइए पॉजिटिविज्म। आप मुझे माइक खोल के कोई मुझे बताएंगे, मैं नाम बता देता हूँ, रुको। रिसर्च के टाइप मुझे कौन बताएगा, हाथ उठाओ जल्दी से। किसका हाथ उठा है? मोहित जी का उठा है। मोहित जी आप बताओ, तब तक मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। रिसर्च के टाइप बताओ। कैसे बताऊं सर, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही बताता चला जाऊं जितने मुझे याद है? बताओ, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट बताओ। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाई रिसर्च, एक्शन, एक्सपेरिमेंटल, उसके बाद आपका एक्स पोस्ट फैक्टो, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, लॉन्गिट्यूड, इंडक्टिव, डिडक्टिव होती है उसमें, क्वालिटिव, क्वांटिटिव होती है, और मिक्स भी होती है उसमें। और अभी इतने याद है सर मेरे को। और बताइए। बाकी नीरज जी आप बताइए। सॉरी, डाउनलोड करना मुझे ध्यान नहीं रहा, टाइम ले रहा है अभी बहुत। चलो। और कौन बताएगा मुझे? लक्ष्मी मैम बताएंगी, बताइए लक्ष्मी मैम। सर थोड़ा मेरा बीच में मिस हो गया था, मैं किचन में थी बिजी, तो मैं सीक्वेंस से नहीं ये तो बता मैंने कल पाई। पढ़ाया था। कौन सा आपने पूछा अभी? चलो आप रिसर्च के स्टेप बताइए मेरे को। सर रिसर्च के स्टेप से पहला तो फॉर्मुलेशन ऑफ टॉपिक होता है। क्वेश्चन हम फॉर्म करते हैं सबसे पहले कि हमें किस टॉपिक पे काम करना, तो सबसे पहले हम्म फॉर्मुलेशन होता है। देन फिर जब क्वेश्चन हमें टॉपिक मिल जाता है, हम्म रिसर्च मतलब ये पता कर लेते हैं कि वो टॉपिक में रिसर्च नहीं हुआ है, या फिर हुआ भी है तो किस लेवल पे हुआ है। तब हम उसका लिटरेचर रिव्यू देखते हैं, पूरा उसका रिसर्च करके जो पहले हो चुका है उसको गो थ्रू होते हैं, ताकि वही सेम चीज रिपीट ना हो जो हो चुका है वो। देन लिटरेचर ये हो गया, देन हम हाइपोथेसिस तैयार करते हैं। हाइपोथेसिस मतलब आप परिकल्पना करते हैं कि आपको क्या करना है इसमें। जैसे कि आपको अगर किसी फंक्शन को अरेंज करना, तो पहले आप तैयार करते हो कि हाँ हमें फंक्शन कैसे करना है, किसको बुलाना है। देन जब वो सेटल हो जाता है,
तब आप उसको डिजाइन करते हैं, रिसर्च डिजाइन करते हैं कि हमें कैसे कैसे, मतलब एक फ्रेम तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसको कहते हैं इसकी भाषा में कि आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, आपको कैसे गो करना है। जब आप फील्ड में जाते हैं उसके लिए आपको डाटा कलेक्शन करना होता है, क्योंकि हमें कंपैरेटिव स्टडी चाहिए होता है कि हम किस लिए और क्यों कर रहे हैं, तो उसको हमें एक कंपैरिजन करके दिखाना होता है। तो आप डाटा कलेक्शन करते हैं, अगर वो क्वालिटेटिव हो तो उस हिसाब से, और क्वांटिटेटिव हो तो उस हिसाब से डाटा कलेक्शन करते हैं। क्वांटिटेटिव में नंबर ऑफ पीपल, अगर लोगों के बीच में होता है तो वो ये फैक्टर होता है। क्वालिटेटिव में हम लेस नंबर रखते हैं ताकि उसकी क्वालिटी बढ़े। देन जब हम वो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तब उसमें हम उसको एनालिसिस करते हैं कि हम किसी भी चीज को जो हमने कलेक्ट किया उसका एनालाइज करेंगे, तभी हम उसका रिजल्ट फॉर्म कर पाएंगे। जैसे हम एग्जाम्स में बच्चों के पेपर अगर चेक करते हैं तो हम एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो हमें एनालाइज करना पड़ता है किस बच्चे का मार्क्स ज्यादा है, किसका कम है, तो फिर हम उसको सीक्वेंस वाइज लगाते हैं, तो एक रिजल्ट ओरिएंट होता है, उससे एक रिजल्ट मिलता है। जब रिजल्ट मिलता है तो फिर उसको जो भी थ्योरी फॉर्मुलेट हुई है उसको हम जनरलाइज करते हैं। जैसे कि अगर हमने बताया कि जैसे न्यूटन ने अगर अपना फर्स्ट लॉ ये बताया कि अगर सेब ऊपर से गिरते हैं नीचे आए, तो फिर उसको वो जनरलाइज करेगा कि ऊपर से कोई भी चीज गिरेगी तो नीचे आएगी, तो इसको फिर हम पब्लिक मोड में करते हैं। तो ये रिसर्च के स्टेप्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लास्ट में थीसिस लिखते हैं। हाँ, वेरी जब ये गुड, कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम उसको थीसिस का रूप बहुत देते हैं। बढ़िया। चलिए, आज मैं आपको पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिव, अभी मैंने ऊपर से ओवरव्यू दिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन बनता ही बनता है इस टॉपिक से, इसलिए अब मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। पॉजिटिविज्म को हिंदी में प्रत्यक्षवाद कहते हैं और पोस्ट पॉजिटिव को उत्तर प्रत्यक्षवाद कहते हैं। देखिए, नोट्स मैंने बहुत सोच समझ के बना रहा हूँ मैं, और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को मद्देनजर रखते हुए बना रहा हूँ, तो आप इन चीजों को ध्यान देना। आप लोगों के लिए किया जा रहा है सब चीजें। जो पॉजिटिविज्म है ये 19th सेंचुरी में हुआ, ये थ्योरी है। अभी हमने पढ़ा ना कि अगस्त कॉमिटी जो है उन्होंने उसको क्या बोलता है, क्या फादर ऑफ पॉजिटिविज्म उनको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अगले पेज से करते हैं। मेरे को ये रहा। जो अगस्त कॉमिटी है उनको फादर ऑफ पॉजिटिविज्म कहा जाता है, और इसमें क्या होते हैं, ही फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द इपिस्टेमोलॉजी। ये सब यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इपिस्टेमोलॉजी को पहले किसने डिस्क्राइब किया, तो इसका नाम आएगा अगस्त कॉमिटी ने डिस्क्राइब किया है। अब इपिस्टेमोलॉजी में क्या होता है इस चीज को हम पढ़ते हैं। देखिए, वैसे सामान्य रूप से एपिस्टेमोलॉजी को हमारे भारतीय दर्शन में वेदांत है, मीमांसा दर्शन है, न्याय दर्शन है, इतने पुराने पुराने दर्शन है उनके अंदर मिलता है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिकली बात हो रही है तो हम इन्हीं को ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो अभी 19वीं शताब्दी में आया अगस्त कमेटी तो, और हमारे दर्शन तो कितने सालों पुराने, हजारों साल पुराने। लेकिन अभी हम इन्हीं को पढ़ रहे हैं, तो मजबूरी हमें इन्हीं का ही नाम लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले इन्होंने डिस्क्राइब किया एपिस्टेमोलॉजी को ज्ञान मीमांसा कहते हैं, मतलब कि ज्ञान, नॉलेज की जो चीजें। एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग क्या है, एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि जो नॉलेज है, ज्ञान का अध्ययन करना ही एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा है, कि ज्ञान को जानना। जैसे कि दर्शनों में किया जाता है, वेदांत दर्शन में क्या कहते हैं, वहां पे बोलते हैं कि अविद्या मूल कारण है, अविद्या को जानो है। हम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत वहां पे दिया गया है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं अपनी, अगर मैं अपनी अविद्या का दूर कर लूंगा तो मैं ही परमात्मा बन जाऊंगा। है? इस तरीके से, यानी कि जो ज्ञान है, जो क्लेशिया योग दर्शन ने बताया कि क्लेश को आप दूर कर लो, आपको विवेक ज्ञान रितंबरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाएगी, जिस दिन आपके पंच क्लेश दूर हो जाएंगे। तो वही है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान को खोज करना, उसका अध्ययन करना और उसको अपने जीवन में भी लगाना। It deals with the origin, nature and scope and methods to acquire knowledge, कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कैसे वो आया, उसका मूल कारण क्या है, कैसे हम उसको प्राप्त करें, कैसे उसको जीवन में लगाएं, कौन कौन सी विधियां हैं, उन चीजों को, वो सारी चीजें एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। अब आगे क्या कहा, अगस्त कमेटी ने ये चीज याद करना, द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी दिया। ये फिलोसफी दिया इन्होंने, इसको यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में रख लीजिए। इसका नाम क्या है, द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी। जैसे कि सब अपनी अपनी थ्योरी देते हैं ना, इन्होंने अपनी थ्योरी दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरी है,
लेकिन हमारे लिए यही जरूरी है अगस्त कमेटी वाला, तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, खाली इनका पढ़ेंगे। और कब दिया इन्होंने? 1829 में काम किया इन्होंने। और बताया कि एपिस्टेमोलॉजी को 3 भागों में यहाँ पे बांटा जाता है, थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड पॉजिटिविज्म। तो हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं थियोलॉजी क्या होता है, मेटाफिजिक्स, और जो विशेष जो हमारे सिलेबस में है पॉजिटिविज्म, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे पॉजिटिविज्म को। देखिए, थियोलॉजी को क्या बोलते हैं? धर्म शास्त्र। और मेटाफिजिक्स को बोलते हैं तत्व मीमांसा। और पॉजिटिविज्म को बोलते हैं प्रत्यक्षवाद। आप देखिए, जैसे कि साइंस तो अभी आई है ना कुछ साल पहले, 100-200 साल पहले। उससे पहले तो मेडिकल साइंस नहीं थी, लेकिन वैदिक साइंस थी, हमारे धर्म थे, हमारे शास्त्र थे। उससे पहले दर्शन थे, और उससे भी पुराने वैदिक परंपरा थी। देखिए, सबसे प्राचीन कौन सी थी? हमारी वैदिक परंपरा थी। और आज भी कईयों की थ्योरी रहती है, प्राचीन ही आज भी बोलते हैं धर्म शास्त्र की, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे ग्रंथों में जो चीज लिखी हुई है हम उसको मानेंगे, बाकी को हम नहीं मानेंगे। हमारे धर्म में लिखा है कि सुबह उठना चाहिए तो हम सुबह उठेंगे। हमारे धर्म में कहा है एक शादी करनी चाहिए, हम एक ही शादी करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। हमारे धर्म में कहा है कि बड़ों की सेवा करनी चाहिए। जो भी चीज हमारे धर्म शास्त्र में लिखी हुई है उन चीज को एज इट इज मान लेना और अपने जीवन में उसको लगाना, ये आता है, इसको बोलते हैं थियोलॉजी। चाहे वो गलती क्यों ना हो उसको भी जीवन में लगाना, यानी कि पूरी तरीके से आंख बंद करके अपने ग्रंथों का अनुसरण करना, ये थियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। देखिए, मूल जितने भी ग्रंथ हैं वो पूरी तरीके से शुद्ध हैं, लेकिन आज जो हमारे पास ग्रंथ हैं उसमें मिलावट कर दी गई है। इसीलिए ग्रंथों से फिर विश्वास धीरे धीरे उठने लग गया, है ना। क्योंकि हम सामान्य रूप से हम बताएं, वेदों को हम उठाते हैं, वेदों में निराकार परमात्मा की बात कही गई है, लेकिन आगे हम देखते हैं भी साकार भी हो जाता है परमात्मा। मूल बाद में परिवर्तन हुआ है हमारे ग्रंथों में। इसीलिए तो बाद में धर्म के ऊपर इतने सवाल, इतने क्वेश्चंस उठने लग गए। एक धर्म से, सनातन से, बाद में मुस्लिम भी बन गया, सिख भी बन गया है, बौद्ध भी बन गया, जैन भी बन गया, इतने सारे धर्म हमारे इसमें आ गए हैं। सबके अपने अपने नियम, अपने अपने सिद्धांत। तो यानी कि सभी लोग अपने अपने धर्म में जो जो चीजें बताई गई है उन चीजों को फॉलो करना, यही आता है थियोलॉजी का कंसेप्ट। मेटाफिजिक्स, इसको तत्व मीमांसा बोलते हैं। तत्व यानी कि जैसे कि इसका मतलब होता है, जैसे कि सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की बात की गई है। बताया कि पहले पुरुष प्रकृति का मिलन हुआ, वहां से महत तत्व बना, अहंकार बना, एकादश इंद्रिया, तन मात्राएं, महाभूत बना। ये तत्व सीरीज बताई है कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ। अब बातें कहेंगे, बाद में सांख्य दर्शन में भी बताया गया है कि कैसे सृष्टि का विनाश कैसे होगा, है। विनाश में बोला है कि जो कार्य है वापस कारण में समा जाएगा, कि पहले पंच महाभूतों की समाप्ति होगी, वो तन्मात्राओं में चले जाएंगे। एकादश इंद्रिय तन्मात्राएं अहंकार में चली जाएंगी, अहंकार महत में चला जाएगा, महत वापस प्रकृति में, सारे गुण साम्य अवस्था में आ जाएंगे। इस तरीके से सांख्य दर्शन कहता है कि सृष्टि का विनाश होगा। और बाकी दर्शनों की अलग अलग मान्यता है, सबकी अलग अलग है। तो यानी कि जिन ग्रंथों में सृष्टि के निर्माण और प्रलय के बारे में चर्चा की गई है उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। और पॉजिटिविज्म, ये अभी लेटेस्ट का सिद्धांत है, 19वीं सेंचुरी में ये बना है, 19th सेंचुरी। और किसने बनाया था? माइक खोल के बताओ, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? अगस्त अगस्त कॉम्टे। कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे, उन्होंने बनाया 19th सेंचुरी में, और उनको फादर ऑफ पॉजिटिविज्म भी कहा गया। इसके बाद से साइंस के ऊपर बहुत ज्यादा और ज्यादा वर्क पहले भी होता था, लेकिन इन चीजों में साइंस रिसर्च के मामले में ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा 19वीं सेंचुरी के। अगस्त कॉम्टे ने जब अपने सिद्धांत, अपने चीजों को रखा, उसके बाद में रिसर्च के कार्य और ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो मैंने थियोलॉजी का आपको समझा दिया कि जो हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया उन्हीं को मानना थियोलॉजी कहते हैं। मेटाफिजिक्स पढ़ा दिया मैंने आपको। और दूसरा एक ध्यान रखना कि नेचर ऑफ नॉलेज, कि प्रकृति की जानकारी है। बताया ना कि सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का प्रलय जिसने बताया गया उसको मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आता है। पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे? हमारे पेपर में आएगा कि नेचर ऑफ नॉलेज किसके अंतर बताया गया है,
थियोलॉजी में बताया है, मेटाफिजिक्स में बताया है, पॉजिटिविज्म में बताया, तो आंसर सीधा आएगा मेटाफिजिक्स में बताया गया है ना। रिलीजन किससे रिलेटेड है? रिलीजन इज रिलेटेड विद थियोलॉजी। एंड साइंस किससे रिलेटेड है? साइंस इज रिलेटेड विद पॉजिटिविज्म या फिर प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। रियलिस्टिक जो वास्तविकता को माने, बाकियों को बिल्कुल न माने, जो चीज हमारे सामने है उसको मानेंगे, जो नहीं है उसको नहीं मानेंगे। साइंस बोलती है भगवान नहीं दिखता, तो भगवान को हम नहीं मानेंगे। भूत नहीं दिखते, भूत को हम नहीं मानेंगे। साइंस सीधा बोलती है कि जो चीज दिखेगी हम उसको मानेंगे, जो चीज नहीं दिखेगी हम उसको नहीं मानेंगे। ये साइंस का सीधा सा फंडा है। साइंस को समझ जाओगे, पॉजिटिविज्म को ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द साइंस। साइंस जो मानेगी वही पॉजिटिविज्म है, अदरवाइज नहीं है। कि कोई भी बात तभी मानी जाएगी जब वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्य साबित हो, कि जो साइंटिफिकली अगर वो प्रूफ होती है तभी हम उसको मानेंगे। हम उसमें बिलीव्स नहीं कहेंगे। बिलीव्स का मतलब कि मेरे भाव, मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा। मेरी श्रद्धा कहती है इस पत्थर में भगवान है। अब साइंस बोलेगी, आकर के पत्थर की चेक करेगी, तोड़ा फोड़ी करेगी, बोलेगी नहीं है भगवान। वो बोलेगा नहीं नहीं मेरी तो आस्था है, मैं तो मानूंगा। साइंस बोलेगी मानता रहो, मैं नहीं मानती। तो साइंस बिलीव्स के ऊपर वर्क नहीं करती, साइंस फैक्ट के ऊपर वर्क करती है। कि फाइव सेंसेस पे वर्क। फाइव सेंसेस क्या है? हमारी आंख, नाक, मुंह, जीवा, हमारी त्वचा। फाइव सेंसेस के द्वारा जो जो चीजें हमें दिखाई देती है उन चीजों को मानेंगे, जो चीज नहीं दिखाई देती है उनको नहीं मानेंगे। बाकी साइंस बोलती है कि बाकी झूठ है, और यही सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक भी है। नेगेटिव पॉइंट भी साइंस का सबसे बड़ा यही है। इसीलिए तो बाद में पॉजिटिज्म की जगह पोस्ट पॉजिटिज्म की थ्योरी आई। तो अभी हम पॉजिटिज्म पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिज्म ही पढ़ाते हैं कि ये सिर्फ फाइव सेंसेस को मानती है, सिक्स सेंस को मानती ही नहीं, इंट्यूशन को मानती ही नहीं। जो चीज दिखती है उसको मानेंगे, जो चीज नहीं दिखती हम नहीं मानेंगे। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कि अगर कोई तथ्य एक जगह सत्य, मतलब कि मैंने किसी चीज को प्रूफ कर दिया, इंडिया में प्रूफ हुई है, वो पाकिस्तान में भी मानी जाएगी, हाँ, बांग्लादेश में भी मानी जाएगी, श्रीलंका में मानेंगे, अमेरिका भी मानेगी, रसिया भी मानेगी, हर जगह पे वो सत्य होगी, ऐसा साइंस बोलती है। ये भी इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन साइंस का ये मानना है कि एक चीज जहां पे प्रमाणित हो गई वो हर जगह लगेगी। कोरोना की वैक्सीन भारत में बन गई, हाँ भैया वही वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में लगा दो। जरूरी नहीं है कि भारत में जो वैक्सीन बनी है कि वो पूरे संसार में काम करे। लेकिन साइंस बोलती है भी अमेरिका की वैक्सीन हर जगह पे लगेगी, इंडिया की वैक्सीन हर जगह पे लगेगी। ऐसा साइंस का मानना है कि वो एक जगह पे अगर कोई चीज प्रमाणित हो गई वो हर जगह पे वैलिड होगी। अब आगे क्या कहा है? पॉजिटिविज्म के अनुसार प्रत्येक जो थ्योरी है टेस्टिएबल है। थ्योरी मतलब कि सिद्धांत, जैसे न्यूटन का सिद्धांत है, न्यूटन के तीन लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है। और भी बहुत सारी थ्योरी है साइंस में, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, इतनी ट्रायंगल की थ्योरी है, बहुत थ्योरी है, थीटा हम पढ़ते हैं उसके अंदर। ये बोलती है कि जितनी भी थ्योरी है सब टेस्टिएबल है, मतलब कि उनको नापा जा सकता है। तो मैं सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ, जैसे कि हमने अपने हार्ट का फंक्शन जांच करना है, तो साइंस बोलेगी हार्ट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको यूज करो। हार्ट को कैसे हम नापेंगे? पल्स रेट से नापेंगे। अच्छा भैया ठीक है, पल्स रेट से हम नाप लेंगे, ठीक है। ईसीजी मशीन होती है, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, उससे हम उसको नाप लेंगे। और भी बहुत सारे, इको मशीन होती है, उससे हम नापेंगे हार्ट की फंक्शनिंग को। साइंस बोलती है कोई भी थ्योरी क्यों ना हो, सारी थ्योरी नापा है। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जहां तक साइंस आज भी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन साइंस तो सीधा बोलती है भैया हम तो उसी को मानेंगे जिसको हम जांच सके, जिसका हम टेस्ट ले सके, और बाकी को टेस्ट नहीं ले सकते, हम नहीं मानेंगे। बोलते हैं कि हम योग में बोलते हैं कि हमारे शरीर में 6 चक्र है, 7 चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, मणिपुर चक्र है। साइंस बोलती है दिखते तो है ही नहीं, मैं क्यों मानू? साइंस चक्र हो, साइंस के शरीर में 72,000 नाड़ी है। साइंस ने, डॉक्टर ने पूरा शरीर काट दिया, नाड़ी तो कहीं मिली ही नहीं, बोलते नाड़ी तो है ही नहीं। यहाँ पे तो आर्टरी है, वेन है, लिम्फ है,
नाड़ी तो हमें कहीं मिली ही नहीं, तो साइंस बोलेगी हम नहीं मानते, नाड़ी कहीं होती है, तुम मानते हो, तुम्हारे बिलीव्स तुम मानो, हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमने नहीं देखा, 5 सेंसेस में उनको नाड़ियां नहीं दिखी, चक्र उनको नहीं दिखा, तो बोलेंगे चक्र नहीं होता, ऐसा साइंस बोलती है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या पता कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ जाए जो चक्रों को भी देख ले, नाड़ियों को भी देख ले, प्राणिक ऊर्जा को भी देख ले, है, फिर साइंस ही बोल देगी कि हाँ होती है। देखिए साइंस क्या है, साइंस सिर्फ आज प्रेजेंट को देखती है कि आज क्या है, आज जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, जो फैसिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग जो चीज है वो बोलेगी ये है, अदरवाइज और चीज नहीं है। ये है साइंस। तो अपनी जगह पे साइंस के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। अब इसमें क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है। देखिए रीजनिंग दो प्रकार की होती है, इंडक्टिव होता है, कल मीनाक्षी जी ने भी क्वेश्चन पूछा था, इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इंडक्टिव जैसे कि हम सामान्य रूप से क्या होता है, इंडक्टिव उसको बोलते हैं कि जो चीज हम खुद करके सीखें, मैं चीज खुद करके सीखता हूँ उसको इंडक्टिव कहते हैं, और जो मुझे बने बनाए मिल जाए उसको डिडक्टिव कहते हैं। जैसे हम्म, अब मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने ये फार्मूला लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई मुझे बताओ इसका फार्मूला क्या है। ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस प्लस बी टू ए बी। स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला हो गया। अब एक तो, अब मोहित जी बोलते हैं इन्होंने तो टीचर से पढ़ा नहीं, ये बोलते हैं मैंने तो टीचर से नहीं पढ़ा। अब लेकिन इनका माइंड तो बहुत शार्प है, इन्होंने ऐसी कोई थ्योरी पढ़ी और इन्होंने अपने दिमाग से फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूला इन्होंने खुद ही करेक्ट कर दिया, बना दिया, इन्वेंट कर दिया। तो ये इन्होंने हार्ड वर्क किया, इनको टाइम बहुत लगा हुआ इन चीजों में करने में। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, फार्मूला बना बनाए मिल गया, टीचर ने बता दिया बेटा ए प्लस बी इज द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बना बनाई चीज मिल गई और डाके सीधा का सीधा हमने अप्लाई कर दिया, तो इसमें टाइम भी बचता है, फार्मूला बनाए बनाए मिल गया है। लेकिन एक्चुअल लर्निंग किस में हुई, उस बच्चे ने खुद उस फार्मूले को बनाया, वो खुद सीखा है उसको, उसको इंडक्टिव कहते हैं। इंडक्टिव इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि लो टू हाई होती है, स्पेसिफिक टू जनरल होती है, और डिडक्टिव डिक्रीजिंग ऑर्डर हाई टू लो होती है। ये डिटेल में कराऊंगा मैं आपको, मैं अभी समझ लो हल्का हल्का। हाई टू लो होती है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, और जनरल टू स्पेसिफिक होती है। तो आप पॉजिटिविज्म पढ़ रहे हैं तो ये इंडक्टिव है, इसमें हम खुद सीख रहे हैं, रिसर्च कर करके डॉक्टर लोग, रिसर्चर साइंटिस्ट लोग आगे बढ़ रहे हैं, साइकिल से बाइक सर बनाई, इसमें बाइक से गाड़ी बनाए, गाड़ी से प्लेन बनाए, अब आने वाले टाइम में क्या पता और क्या बना दे। हाँ जी बोलिए। भैया इसमें इसमें क्वांटिटी देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है। इसमें क्वांटिटी, पॉजिटिविज्म क्वांटिटी देखता है और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्वालिटी देखता है, ठीक है, आगे आएगा वो मैंने लिखा भी होगा, बता देंगे। इसमें व्याख्या दी जाती है, मतलब कि उसका एक्सप्लेनेटरी दिया जाता है, कि पूरा डिटेल में बता देते हैं कि ये हुआ साइंटिफिक तरीके से। और फिर आगे ये होगा भैया, आज हमने देखा बाहर तो बादल है, साइंस उन्होंने रखा, मौसम के जो जानकार हैं जो वर्क करते हैं, हाँ भैया बादल साउथ साइड से एयर आ रही है, उस एयर की ये स्पीड है, अब दिल्ली तक आने में 2 दिन लगेंगे, तो अनाउंस कर देंगे कि दिल्ली में 2 दिन बाद बारिश होने वाली है। तो मतलब कि भविष्यवाणी की जाती है इसके अंदर, साइंस में पहले बता देंगे, और ज्यादातर भविष्यवाणी सच भी होती है। तो ये हमारी साइंस का कमाल है। ये कभी कभी वो गलती भी हो जाती है भैया लोगों से, या फिर हवा बदल गई है जिसकी वजह से भविष्यवाणी गलत भी हो जाती है। हम्म। तो एक बार मुझे बता दीजिए कि ज्यादा आप लोगों को समझ तो आ रही है ना, टॉपिक आज का ज्यादा घचपच तो नहीं हो रहा। मैसेज करके बताइए। जी
भैया समझ आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि ये थोड़ा समझने के टॉपिक है। आप जब पीछे से इन चीजों को पढ़ोगे तभी आपको क्लियर हो पाएगी। मैंने आपको कोशिश कर रहा हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाने की, लेकिन पीछे से आप जब तक नहीं पढ़ोगे ये चीजें क्लियर नहीं होंगी आपको। ठीक है जी, थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं। अभी अगस्त कमेटी कौन था? मुझे माइक खोल के बताओ कोई। Father फादर of ऑफ पॉजिटिविज्म। positivism. फादर ऑफ फादर ऑफ पॉजिटिविज्म। वेरी गुड। पॉजिटिज्म के जनक रहे हैं ये, प्रत्यक्षवाद के जनक। ये बोलते हैं कि द होल यूनिवर्स, यानी कि जितना यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड बाय अनचेंजेबल नेचुरल लॉ, कि जो प्राकृतिक नियमों से बंधा हुआ है ये संसार और उसको बदला नहीं जा सकता। ये अगस्त कमेटी ऐसा कहता है। दस इट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू साइंटिफिक मेथड, इसलिए बोलता है कि संसार तो अनचेंजेबल है, इसीलिए हम साइंटिफिक मेथड से इन चीजों को पता लगा सकते हैं। इसीलिए इसने साइंस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया। Positivism only discuss about those events which can be seen or left directly and can be analyzed। मतलब कि फाइव सेंसेस वाली बात है कि जिसको फाइव सेंसेस देखते हैं उसको मानेंगे, नहीं देखते हम नहीं मानेंगे। ये साइंटिफिक व्यू है पूरी तरीके से। और ये अभी बात आ रही है, नीरज जी पूछ रहे थे क्वांटिटेटिव मेथड है। क्यों क्वांटिटेटिव मेथड है? क्योंकि इसमें डाटा लिया जाता है। एक बार जगह आई थी ना बात, यहाँ पे आता है कि हर थ्योरी टेस्टेबल है, बिना टेस्टेबल थ्योरी को हम नहीं मानेंगे। सर इसमें तो क्वालिटेटिव लिखा है। ये एल नहीं है, टी है, ये टी। टी, ये गलती एन हो गया। नहीं है टी सर, दिख नहीं रहा क्या आपको? एन एन नहीं है सर इसमें। अच्छा सॉरी, अच्छा ये गलती हो गया, एन लिख लेना आप, सॉरी। क्वांटिटेटिव, ठीक है। ओके सर। क्वांटिटेटिव यानी कि हिंदी में क्वांटिटेटिव को कहते हैं मात्रात्मक। मात्रात्मक यानी कि जिसको नंबरिंग में मेंशन किया जाए उसको क्वांटिटेटिव मेथड कहते हैं। अब देखिए, हर चीज के अपने नुकसान होते हैं। अब नुकसान हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिज्म के नुकसान क्या है। कि प्रत्यक्षवाद नाम को एक वैलिड सोर्स के रूप में अनुभव पर निर्भर, मतलब कि अलग अलग रिसर्चर के अपने अपने अनुभव रहे होंगे, वो अपने हिसाब से बताएगा। जैसे कि हमने बताया था कि कल मैंने आपको बताया था, एक रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि सुबह के टाइम थोड़ा खाना खाओ, दोपहर के टाइम ज्यादा खाना खाओ, शाम के टाइम कम खाना खाओ, उससे आप हेल्दी रहोगे। ठीक है भैया। अब एक दूसरा रिसर्चर आया, वो बोला नहीं, सुबह के टाइम ज्यादा खाना खाओ राजा की तरह, शाम के टाइम मध्य खाना खाओ और रात को और कम खाना खाओ। दोनों ने रिसर्च कर दिया और एक ही टॉपिक पे रिसर्च किया और दोनों का रिजल्ट अलग अलग आया। तो ये साइंस का एक ड्रॉबैक है कि सब जिसका जितना अनुभव होएगा वो उतना ही तो बताएगा ना। वो एक आयुर्वेदा वाला रिसर्च कर रहा है, एक योगा वाला कर रहा है, एक एलोपैथी वाला कर रहा है, सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सब अपने हिसाब से तो करेंगे। लेकिन साइंस तो बोलती है कि नहीं, सबका रिजल्ट एक आना चाहिए, एक रिजल्ट नहीं आएगा, अलग अलग रिजल्ट आएगा। ये इसका ड्रॉबैक है। और कभी कभी पॉजिटिव तत्व मीमांसा की, यानी कि संसार है ही नहीं, इसकी परलय को मानता ही नहीं है। संसार कैसे बना अभी तक साइंस नहीं पहुंच पाई है इस गहराई तक। तो अभी ये तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स को भी नहीं, कई बार झुकला देती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। और ये अब मैं आपको पढ़ाता हूँ पोस्ट पॉजिटिविज्म, उत्तर मीमांसा। ये क्या है? देखिए 19 सेंचुरी के एंड में और 20, ये 20 है, 20 सेंचुरी के स्टार्टिंग में, तो इसको मेनली हम 20 सेंचुरी मानेंगे। और इस कौन थे ये? वेबर। वेबर नाम का साइंटिस्ट रहा है ये, WEBR। वेबर ने इसको डेवलप किया पोस्ट पॉजिटिविज्म को। और ये किसके ऊपर फोकस है? ह्यूमनेटिक टेक्निक, यानी कि मतलब कि ये इंट्यूशन को मानती है कि ह्यूमनेटिक यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड है। ये बिलीव्स के ऊपर विश्वास करती है, आस्था, श्रद्धा, कि मेरा दिल ऐसा कह रहा है। बोलता है कि जैसे कि होता है ना कि दो दोस्त दूर दूर बैठे हैं, एक दोस्त को कोई प्रॉब्लम हुई, दूसरे दोस्त को अंदर से पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हो रही है,
उसको ये नहीं पता चला किसके साथ गड़बड़ हो रही है। जैसे कि माँ और बच्चे का रिलेशन होता है, प्रेम प्रेमिका का रिलेशन होता है, बतानी नहीं पड़ती चीजें, वो अपने आप पता चल हो जाती है। यानी कि ये इन चीजों के ऊपर बिलीव करती है। कौन बिलीव करती है? पोस्ट पॉजिटिविज्म। और साइंस बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता। एक दोस्त बैठा दिल्ली में, दूसरा बैठा हरियाणा में, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि उसकी बीमारी उसको पता चल जाए। साइंस तो नहीं मानती, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म इस चीज को मानता है। और ये तो सीधा बोलता है पोस्ट पॉजिटिविज्म कि साइंस कभी पूरी सच नहीं है। ये पॉजिटिव पोस्ट पॉजिटिविज्म की थ्योरी है। देखिए, पॉजिटिविज्म है यानी प्रत्यक्षवाद है, वो बोलता है कि रियलिटी ही सब है, जो हमें दिख रहा है वही सब है। और पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है नहीं, रियलिटी भी परिवर्तन हो जाती है, बदलाव हो जाता है इसके अंदर भी है। आज पानी हमें नीले रंग का दिख रहा है, कल को क्या पता पीले रंग का पानी आ जाए। जरूरी नहीं है कि पानी हमेशा इसी रंग का रहेगा, है। बदलाव आता रहता है समय के हिसाब से, धीरे 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 धीरे। हर जगह पे, सब्जियों में, टेस्ट में, हर जगह पे बदलाव आता है। इंसान के स्ट्रक्चर में भी बदलाव आता है। आज इंसान की हाइट कितनी रह गई है? बॉयज की हाइट लगभग 5.5 से 6 फीट रह गई है। गर्ल्स की हाइट लगभग 5 से 5.5 फीट रह गई है। पहले के जमाने में हम जाएंगे, सबकी हाइट बड़ी बड़ी होती थी, और आने वाले टाइम में सबकी हाइट और कम होती जा रही है। आज लड़कियां 5 फीट की है, 5'2" की, 5'3" की, आने वाले टाइम में 4-4 फीट की होंगी, क्योंकि खाना इतना अननेचुरल हो चुका है, इन चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो पोस्ट पॉजिटिव यही कहती है कि साइंस भी गलत हो सकती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है रियलिटी के अंदर, लेकिन पॉजिटिज्म बोलती है कि नहीं, जो सच है वो सच रहेगा। ये इन दोनों के अंदर भिन्नता है, इस भिन्नता को पकड़ लेना, पेपर में यही आएगा कि किसमें क्या कहा गया है, पॉजिटिज्म में क्या बोला है, पोस्ट पॉजिटिव में क्या बोला है, पेपर में यही चीज आएंगे। देखिए, पॉजिटिज्म किसको मानता है? रियलिटी को। और पोस्ट पॉजिटिव किसको मानता है? क्रिटिकल रियलिटी को। मतलब कि उस रियलिटी में परिवर्तन होगा, हो सकता है, वो पूर्ण सत्य नहीं है। ये पोस्ट पॉजिटिज्म की थ्योरी है। एक पॉल पॉपर नाम के एक साइंटिस्ट रहे, उन्होंने कहा कि साइंटिफिक थ्योरी इज टेंटेटिव, मतलब कि वो अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं है। कोई कितना ही अच्छे से रिसर्च किया, चाहे इसरो ने ही रिसर्च किया है, नासा वालों ने रिसर्च किया, पोस्ट पॉजिटिव बोलता है कि कोई भी रिसर्च कर ले वो टेंटेटिव ही रहेगी, मतलब कि उसके अंदर कमियां रहेंगे ही रहेंगी। पूर्ण रूप से कोई भी रिसर्च सच नहीं हो सकती। लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, आप इसको पढ़ लेना। ये कब हुआ? 1934 में हुआ। किसने किया ये? पॉल पॉपर ने किया। और इसमें क्या बताया गया? एक्सप्लेन मेथड ऑफ फॉल्सिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन का मेथड इन्होंने बताया। तो टाइम काफी हो गया है, तो टॉपिक हमारा भी पढ़ा है, मैं फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं यहीं पे मैं एंड कर देता हूँ आपको। तो लास्ट में मैं शॉर्ट बता देता हूँ ताकि कल आपको थोड़ा जल्दी समझ आए। मैं कल दोबारा पढ़ा दूंगा आपको, ये टॉपिक बहुत जरूरी है। तो हल्का से डिफरेंट दोनों के अंदर, पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद, ये 19वीं सेंचुरी में बनाया है अगस्त कोमटे ने। और पोस्ट पॉजिटिव क्या हुआ? ये 20 सेंचुरी में वेबर ने बनाया। पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव पे वर्क करती है, मात्रात्मक, और पोस्ट पॉजिटिव क्वालिटेटिव, मतलब कि गुणों के आधार पे मानती है, इंट्यूशन को मानती है। जो मैंने बताया था कि प्रेम प्रेमिका, माता और पुत्र, इनके बीच में जो सिक्स सेंस वाला जो रिलेशन होता है, ये उस चीज को मानती है। ऑब्जेक्टिव और ये है सब्जेक्टिव, ये है साइंटिफिक और ये बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक। ये एक्सपेरिमेंट है, ये इसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और इसमें इंटरप्रिवेस्ट इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि रिसर्च करने वाला ने पीएचडी ही की हुई है। ये बोलता है कि नहीं, सामान्य व्यक्ति भी रिसर्च कर लेता है, क्या पता सामान्य व्यक्ति कोई अच्छी चीज बता दे। लेकिन ये बोलती है, साइंस बोलती है कि नहीं, हमें तो पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, स्टेप्स को फॉलो किया जाना चाहिए, हम तो उसी को मानेंगे। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलते हैं कि नहीं, ज्ञान मिल जाओ, कहीं से मिल जाओ, हम उसको मान लेंगे। ये रियलिस्टिक है, और ये इसमें रियलिटी के ऊपर वर्क करती है, फैक्ट के ऊपर वर्क करती है, और ये क्रिटिकल रियलिटी के ऊपर वर्क करती है।
तो ये है इन दोनों का डिफरेंस। कल मैं आपको दोबारा से पढ़ा दूंगा। आज पोस्ट पॉजिटिविज्म में थोड़ा कम पढ़ा पाया टाइम की कमी की वजह से। पॉजिटिविज्म हमने कंप्लीट पढ़ लिया, ये आपको समझ भी आ गया होगा। और पोस्ट पॉजिटिविज्म को मैं कल दोबारा से पढ़ा दूंगा आपको, और यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। आप इसको पीछे से भी पढ़ना। किसी को कोई महत्वपूर्ण कोई डाउट हो तो बोल सकता है, या फिर मैं क्वेश्चनिंग पूछता हूँ फिर आज के टॉपिक से। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मुझे मैसेज करके बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कि फादर ऑफ पॉजिटिविज्म कौन है, उसका नाम क्या है। वेरी गुड नीरज जी, मोहित पाल जी, उमा जी वेरी गुड, अगस्त कोमटे वेरी गुड। और इन्होंने कौन से सेंचुरी में इस प्रिंसिपल को दिया? 19th सेंचुरी में दिया, वेरी गुड। मैंने आपको एग्जैक्ट सन भी लिखा था, सन किसी को याद है? 1700 कहाँ से कहाँ तक का याद आ रहा है? जी 1798 से लेकर 1857। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मत, बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम इपिस्टेमोलॉजी को डिस्क्राइब किया, उस पर्सन का क्या नाम है? मुझे चंद्रजीत साहू, चित्ररंजन साहू जी माइक खोल के बताए। अगस्त कॉम्टे। वेरी गुड, अगस्त कॉम्टे ने बताया। कुंदन जी मुझे माइक खोल के बताएं, इपिस्टेमोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं और इसका मतलब क्या है? ज्ञान मीमांसा कहते हैं, और स्टडी ऑफ नॉलेज हुआ था इसमें। वेरी गुड, स्टडी ऑफ नॉलेज, बहुत अच्छा आपने बताया। अब मुझे बताएंगी रश्मि शर्मा, मुझे बताएंगी इपिस्टेमोलॉजी को हम किन किन चीजों का स्टडी किया जाता है इसके अंदर? कौन कौन सी चीजें, 3 चीज बताई थी मैंने, कौन कौन सी, इनके नाम बताइए। ठीक है, नहीं बता रही हो। पूजा मिश्रा जी माइक खोल के मैं मुझे बताऊं बताइए। जी थियोलॉजी के बारे में उन्होंने बताया था, जो कि हमारे धर्मशास्त्रों से रिलेट करता है। तो जो भी हमारे ग्रंथों में बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, सोसाइटी में रहते हुए हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो हम जब अपने वेदों को फॉलो करते हैं तो थियोलॉजी आता है, यानी धर्मशास्त्र। ठीक है। और दूसरा उन्होंने बताया था प्राकृतिक नियम, यानी तत्व मीमांसा के बारे में बताया था उन्होंने। और थर्ड आपका था प्रत्यक्षवाद, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिविज्म। तो ये तीसरा था उनका। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रत्यक्ष में होता बताया। है कि जो भी साइंटिफिकली उनका होता है उसको रिलेट करते हैं वो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगी पुष्पा जी, आप पॉजिटिविज्म को डिफाइन कर दीजिए, जितना आप जानती हो, जितना आप समझ पाई आज। मीनाक्षी जी माइक खोल के समझाए सबको। सर, जो पॉजिटिविज्म है वो डिपेंड करता है साइंस के ऊपर। उनका ये कहना है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड होती हैं, और ये जो है ये इंडक्टिव रीजनिंग पे डिपेंड करता है। जैसे आपने कहा था कि ये क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि जब हम जनरल स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं तब हम उसको इंडक्टिव कहते हैं। और इसमें ये बताया गया है कि ये क्वालिटेटिव मेथड पे डिपेंड करता है और ऑब्जेक्टिव रियलिटी को पे डिपेंड है। और इसमें बताया गया है कि ये 5 सेंस मतलब इंट्यूशन को नहीं, बिलीफ्स को नहीं मानता है। और इसमें बताया गया जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं वो टेस्टिएबल हैं, हम उनको नाप सकते हैं। और इन्होंने बताया कि जो भी चीज़ें हैं उनकी व्याख्या की जा सकती है और भविष्यवाणी में उनको प्रयास किया जा सकता है। हेलो सर, आवाज़ आई मेरी? आ गई, बहुत अच्छा बताया मीनाक्षी जी, कंप्लीट ही बता दिया आपने, बहुत बढ़िया। एक चीज वो इन्होंने क्वालिटेटिव बोला था, ये यहाँ पे क्वांटिटिव है सर। अच्छा सॉरी, मैंने ध्यान नहीं मैंने दिया, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी ही आएगा। बोला था सर, मैंने क्वांटिटेटिव ही बोला था, मैंने सुनाई नहीं दिया होगा। ठीक है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, शायद मोहित जी को सुना होगा, कोई बात नहीं, क्वांटिटी आएगा, ध्यान रख लेना सभी। अब मुझे बताएं
राधिका जी, आप मुझे बताइए पॉजिटिविज्म की जी सर। लिमिटेशंस क्या है? पॉजिटिविटी सर साइंस को मानता है और नॉन पॉजिटिविटी साइंस को नहीं मानता है। ये दिल की बात सुनता है पॉजिटिविटी कि माँ बेटे का रिलेशन, पति पत्नी का रिलेशन, और ये साइंस की बात मानता है कि जो प्रत्यक्ष जो दिख रहा है वही है पॉजिटिविटी। पर पोस्ट पॉजिटिविटी साइंस को नहीं मानता है, नहीं ऐसे वो भी नहीं, परिवर्तन साइंस को मानता है। बिल्कुल नहीं मानता है, उसके साथ परिवर्तन। में वो उसको भी मानता है, इंट्यूशन को भी मानता है, दोनों को लेके चलता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। अभी मैं डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूँ, अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, इनके उसके सीमाएं क्या है पॉजिटिविज्म की, वो मुझे आप बताइए। कुंदन जी ने सर बहुत अच्छा इतना टाइप ही किया है, समझा। वेरी गुड। आपने इतना अच्छा बताया, बस थोड़ा सा वर्ड नहीं दे पा रहे हो। देखो कुंदन जी ने कितना अच्छा टाइप किया। कुंदन जी माइक खोल के बताओ। वो लिमिटेशंस होता है ना कि अपने अनुभव के आधार पे रिजल्ट देता है, हर एक इंसान का अपने अपने आधार पे और अलग अलग तरीके के रिजल्ट मिलते हैं, सेम रिजल्ट नहीं मिलता है इसमें। ये मैंने एक एग्जांपल भी समझाया था, वो एग्जांपल कौन सा है? आप ही का तो टॉपिक डाउट। हाँ, और इसका कभी कभी ये मेटाफिजिक्स को भी झुठला देता है, उसको सत्य नहीं मानता है मेटाफिजिक्स को। तो एग्जांपल कौन सा था, भूल गए? इसका खाने वाला, हेलो खाने सर वाला मैं एग्जांपल बोलूं? दिया खाने था। वाला बताया हाँ था बोलिए सर सर आपने। बोलिए मैं बोलूं, वो आपने बोलो बोला बोलो था कि बोलो। कोई बोलेगा सुबह खाना ज्यादा खाओ, कोई हाँ बोलेगा हाँ दोपहर में ज्यादा खाओ, तो अलग अलग व्यू हो गए। हाँ, मैंने ऐसा आपसे पूछा था एग्जांपल ना दिया। कि खाने का अलग अलग था कि हाँ कोई सुबह में अब अलग। यहाँ पे आप ना बोलेगा मत को, यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिविज्म हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप ये बोलो कि कुंदन जी ने रिसर्च किया, कुंदन जी ने बोल दिया कि सुबह कम खाओ, दोपहर को ज्यादा खाओ, शाम को। और फिर दूसरे दूसरे से मीनाक्षी जी खड़ी होगी अपनी रिसर्च लेके, मीनाक्षी जी कह रही है नहीं मैंने रिसर्च किया है, नहीं सुबह ज्यादा खाओ शाम को कम खाओ, है। अब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट, दोनों ने साइंटिफिकली रिसर्च किया और दोनों अपनी जगह पे सही है, तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गई ना दोनों की। अब अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताइए पोस्ट पॉजिटिविज्म कब आया? मैसेज करें, और नूरा जी मुझे माइक खोल के बताएं, नूरा निशा जी। 20वीं शताब्दी में। वेरी गुड। पर्सन साइंटिस्ट का नाम याद है? वेबर। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे विशाल मोदी जी माइक खोल के समझाइए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कम बताया है, लेकिन इतना तो आप बता ही सकते हो ना कुछ तो, पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में बताइए। सर ये क्वालिटेटिव होती है और इसके अंदर साइंस और भावनाओं को भी महत्व दिया जाता है, बिलीव्स को भी महत्व दिया जाता है। और सर अभी फिलहाल इतना ही याद है। मयंक जी मुझे बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर ये जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, ये साइंस की बातों को भी कहता है कि कभी कभी ये भी सही नहीं हो सकता, और जो पॉजिटिविज्म था वो था क्वांटिटेटिव था, और ये क्वालिटेटिव होता है। और जैसे इसमें साइंटिफिक बातें मानी जाती थी, इसमें ह्यूमनिस्टिक बातें मानी जाती हैं, और यही है सर। बहुत बढ़िया। एक बात आप गार्ड मान लो, ये तो बोलती है कि कोई भी थ्योरी 100% सच नहीं हो सकती, यानी कि पूरी कोई भी साइंस बोलती है कि साइंस हमेशा सच होती है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिव बोलता है कि कोई भी रिसर्च हो कभी पूरी तरीके से सच नहीं हो सकती। ये मेन पॉइंट है पोस्ट पॉजिटिविज्म का, याद रखें। ठीक है जी, आज का हो गया कंप्लीट। थोड़ा समझने वाला टॉपिक था, लेकिन कोशिश रही मुझे आसान वर्ड में समझाने की। बाकी का कल हम पढ़ेंगे, और आगे फिर हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे करके हफ्ते 10 दिन का टारगेट दिया मैंने, 10 दिन में हम इस टॉपिक को पूरा कर जाएंगे।